या अली मदद। आज के संदेश में हम दो खूबसूरत कहानियों को सुनेंगे कि जो हमें और अच्छा बनने में और दूसरों के साथ बेहतरीन बर्ताव करने के लिए प्रेरित करेंगी। इन कहानियों से हम ना सिर्फ हमारे अंदर की अच्छाई को निखारेंगे, लेकिन हम जिन लोगों के साथ हमारी ज़िंदगी बसर करते हैं उनके अंदर की अच्छाई को करीबी से देखने के लिए हम अपने आप को सक्षम बनाएंगे और हमारे आपसी विश्वास और रिश्तों को भी मजबूत बनाएंगे। आइए हम पहली कहानी सुनते हैं। जो जाता है वही वापस आता है। एक सुबह किसान ने आश्रम के दरवाजे पर दस्तक दी। नौजवान द्वारपाल ने दरवाजा खोला। तब किसान ने उसे अपने फलों के बाग से लाए हुए रसदार अंगूर का एक बड़ा गुच्छा देकर कहा, कृपया आप इन अंगूर को एक तोहफे के रूप में स्वीकार करें। दरबान को सुखद आश्चर्य हुआ और उसने कहा, धन्यवाद, लेकिन क्या यह मेरे लिए है? यह सच में बेहद अच्छे है, पर मुझे नहीं लगता कि मैं इस तोहफे के लायक हूं। किसान ने दरबान को वह गुच्छा रखने पर जोर देते हुए कहा कि मैंने जब भी दरवाजे पर दस्तक दी है, तुमने एक मुस्कान के साथ दरवाजा खोला है। मेरी फसल सूखे से बर्बाद हो गई थी, तब भी तुमने मुझे हर रोज कुछ न कुछ खाने को दिया था। अब मैं आपकी दया का बदला चुकाना चाहता हूँ। और इसी के साथ किसान ने दरबान को अंगूर सौंप दिए और चला गया। दरबान बहुत लंबे समय तक अंगूर के गुच्छे को देखता रहा। आखिरकार उसने अंगूर को अपने वरिष्ठ दरवेश को देने का फैसला किया, जो उसके प्रति दयावान थे और हमेशा उसे प्रोत्साहित करते थे। वरिष्ठ दरवेश ने वह अंगूर एक और दरवेश को दे दिए जो कुछ समय से बीमार थे। उसने सोचा, यह स्वादिष्ट गुच्छा देखकर वह बेशक खुश हो जाएंगे, पर वह अंगूर ज्यादा देर तक उस बीमार दरवेश के कमरे में नहीं टिके, क्योंकि उस दरवेश ने भी सोचा कि चलो इसे मैं खाना पकाने वाले को दे देता हूँ। उसने मेरे खाने के लिए अच्छा पौष्टिक भोजन देकर मेरा कितना ख्याल रखा है। मुझे यकीन है कि यह अंगूर उसे सच में खुश कर देंगे। खाना पकाने वाला इस तरह के सुंदर अंगूर प्राप्त करने के लिए बेहद खुश था, लेकिन उसे याद आया कि जब भी मैं बाहर से लौटता हूँ, तब वह नौजवान दरबान अपने चेहरे पर एक मुस्कान के साथ मेरे लिए दरवाजा खोलता है, जो हमेशा विनम्र और शिष्ट है। मुझे यह सुंदर और स्वादिष्ट अंगूर उस युवक को देने चाहिए। तो अंत में अंगूर नौजवान दरबान के पास वापस आते हैं। इस कहानी से एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश उभरता है कि खुशी और आनंद का यह चक्र जो हम फैलाते हैं, वह अपने आप ही संपूर्ण होता है और वापस घूमकर हमारी ओर आता है। जो लोग अपने साथी मनुष्यों की मदद करते हैं और उन्हें सहारा देते हैं, वही खुशी किसी न किसी तरह उनके पास लौटकर वापस आती है। चलिए हम सोचें कि जब हमें अपने परिवार के किसी सदस्य का या फिर अपने किसी दोस्त का सिर्फ हमारा हालचाल जानने के लिए एक फोन आता है, तब हमें कैसा लगता है? मुसीबतों के समय बस थोड़ी सी देखभाल और उनके प्रोत्साहन देने वाले शब्दों से हमें फिर से उम्मीद की किरण नजर आने लगती है और हमें सुरक्षित महसूस होता है। एक पड़ोसी से एक मुस्कान पाने पर और हमारा हालचाल पूछने वाला और चिंता व्यक्त करता हुआ व्यक्ति एक छोटा सा नोट या कार्ड हमें लंबे अरसे तक खुशी देता है और अच्छा महसूस कराता है। इस तेज रफ्तार वाली जिंदगी में क्यों न हम भी खुशी और दया को बांटने की कोशिश करें। क्यों न हम दूसरों को यह बताएं कि हमें उनकी कितनी परवाह है। किसी के प्रति अपनी भावना दर्शाने का
एक छोटा सा कार्य चाहे कितना भी छोटा हो, उसकी असर यकीनन लंबे अरसे तक रहती है और इससे हमें भी खुशी मिलती है। पवित्र कुरान में फरमाया गया है, एंड इफ देयर इज अ गुड डीड डन, ही विल डबल इट एंड विल गिव द डूअर फ्रॉम हिज प्रेजेंस एन इमेंस रिवॉर्ड। यह आमतौर पर कहा जाता है कि हम जो करते हैं वही लौटकर हमारी ओर आता है। चलिए हम यह याद रखें कि एक समय में की गई छोटी सी मदद या दया के कार्य का असर लंबे समय तक रहता है और परिणाम स्वरूप वह हमारी, हमारे परिवार की, पड़ोसियों की जिंदगियों में और यहाँ तक कि पूरी समाज में खुशियाँ फैला सकता है। सही मुस्लिम के अनुसार पवित्र पैगंबर ने हदीस में फरमाया है, अल्लाह दयालु है और वह दया करने वालों को प्यार करता है। आइए हम सब दयालु बनने की और खुशी और आनंद फैलाने की कोशिश करते हैं। यकीनन कहानी बहुत ही प्रेरणादायक थी। अगर हम अच्छे हैं, अच्छा करते हैं, तो फिर अच्छाई भी हमें ढूंढते हुए हमारे पास आ ही जाती है। कैसे अंगूर नौजवान दरबान के पास वापस आ गए? यह उसकी अच्छाई थी कि उसने खुद से पहले दूसरों के बारे में सोचा और उसने जैसा दूसरों के लिए सोचा वैसे ही दूसरों ने उसके लिए भी सोचा। ज़रूरी है कि हम इस तालीम का हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अभ्यास करें और हमारे मज़हब में से मिलती नसीहतों पर अमल करें। आइए अब हम आज के संदेश की दूसरी कहानी सुनते हैं, ट्रिपल टेस्ट। कहा जाता है कि एक दिन बगदाद में रहने वाले एक विद्वान के पास उनकी जान पहचान का एक व्यक्ति आया और उनसे कहा, क्या आप जानते हैं मैंने आपके एक दोस्त के बारे में क्या सुना? एक मिनट रुको, उस विद्वान ने कहा। तुम्हारे कुछ बताने से पहले मैं चाहता हूं कि तुम एक छोटा सा टेस्ट पास करो। इस टेस्ट को ट्रिपल फिल्टर टेस्ट कहते हैं। ट्रिपल फिल्टर टेस्ट? वह आदमी ने आश्चर्य होकर कहा, हाँ, सही सुना तुमने। विद्वान ने कहा, इससे पहले कि तुम मेरे दोस्त के बारे में कुछ बताओ, अच्छा होगा कि हम कुछ समय लें और जो तुम कहने जा रहे हो उसे फिल्टर कर लें। इसीलिए मैं इसे ट्रिपल फिल्टर टेस्ट कहता हूँ। पहला फिल्टर है सत्य। क्या तुम पूरी तरह से निश्चित हो कि जो तुम कहने जा रहे हो वो सत्य है? नहीं, व्यक्ति ने कहा, दरअसल मैंने ये किसी से सुना है और ठीक है। विद्वान ने कहा, तो तुम विश्वास के साथ नहीं कह सकते हो कि ये सत्य है या असत्य। चलो अब दूसरा फिल्टर ट्राई करते हैं, अच्छाई का फिल्टर। यह बताओ कि जो बात तुम मेरे दोस्त के बारे में कहने जा रहे हो, क्या वह अच्छी बात है? वह आदमी ने कहा, नहीं, बल्कि ये तो इसके विपरीत। तो विद्वान ने कहा, तुम मुझे कुछ बुरा बताने वाले हो, लेकिन तुम श्योर नहीं हो कि वह बात सत्य है कि नहीं। कोई बात नहीं, तुम अब भी टेस्ट पास कर सकते हो, क्योंकि अभी भी एक फिल्टर बचा हुआ है, उपयोगिता का फिल्टर। मेरे दोस्त के बारे में जो तुम बताने वाले हो, क्या वह जानकारी मेरे लिए उपयोगी है? नहीं, शायद नहीं। अच्छा, विद्वान ने अपनी बात पूरी की। यदि जो बात तुम बताने वाले हो वह ना सत्य है, ना अच्छी है और ना ही उपयोगी, तो उसे सुनने का क्या फायदा? और यह कहते हुए वह अपने काम में व्यस्त हो गए। यह सुनकर उस व्यक्ति को भी एहसास हुआ कि विद्वान सही था। उसने एक अमूल्य सबक सीखा कि अब से जब भी वह किसी और के बारे में बात करना चाहेगा या फिर उसे किसी और मनुष्य के बारे में बात करने की आवश्यकता महसूस होगी, तब वह खुद यह ट्रिपल फिल्टर टेस्ट अपनाएगा। आज हम सब भी इस कहानी पर गौर करें। क्या हमने भी जाने अनजाने में किसी के बारे में अनुचित या गलत बात कही है?
शायद किसी परिचित के बारे में, या फिर कोई परिवार के सदस्य या फिर सहकर्मी। हो सकता है कि हमारा गलत बात करने का इरादा नहीं था, हम सिर्फ बातचीत ही कर रहे थे। लेकिन हमें यह याद रखना जरूरी है कि एक बार कहा गया शब्द वापस नहीं लिया जा सकता। गलत कही हुई बात किसी भी रूप में नुकसान पहुंचा सकती है। कुरान शरीफ में भी इस तरह की व्यर्थ बात ना करने पर नसीहत दी गई है। जिस बात का, जिस चीज का हमें पूरा ज्ञान ना हो, उस बात को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। और यकीनन हमारे आँख, कान और दिल के कार्यों का, यानी कि हमारे किए सारे अच्छे बुरे कामों की पूछताछ की जाएगी। हमारा मजहब हमें दूसरों की बेहतरी के लिए और अपने आप को बेहतर बनाने की हिदायत देता है, चाहे वह लोग अलग समुदाय के हों या फिर अलग अलग भाषा में बात करते हों। सभी के साथ सम्मान और इज्जत से पेश आना एक सच्चे मुरीद की निशानी है। इस्लाम के इन मूल्यों को ध्यान में रखते हुए आइए हम इन बातों को याद रखें कि अगर हमें किसी भी मनुष्य के बारे में सही जानकारी नहीं है, हमें सच्चाई का पता नहीं है, और फिर भी हम उनके बारे में कोई गलत बात करते हैं, तो इसके कारण गलत फहमियाँ पैदा हो सकती हैं, रिश्तों में दरार पड़ सकती है और कड़वाहट फैल सकती है। हम ऐसा ना करके अपने समय का क्रिएटिव उपयोग कर सकते हैं, लोगों के साथ मिठास से बात कर सकते हैं, उनकी अच्छाई पर गौर कर सकते हैं। सही बुखारी के अनुसार नबी साहिब की हदीस में फरमाया गया है, लेट द वन हु बिलीव्स इन अल्लाह एंड द हियर आफ्टर अटर गुड वर्ड्स, और लेट हिम बी साइलेंट, यानी कि जो अल्लाह और आखिरत में विश्वास रखता हो अच्छे शब्दों का उपयोग करे या फिर खामोश रहें। हम भी इस ट्रिपल फिल्टर टेस्ट को अपनी जिंदगी में अपनाने की पूरी कोशिश करें और अपने रिश्तों को मजबूत और गहरे बनाने का प्रयास करें। आज की दूसरी कहानी हमें किसी भी चीज या बात को परखने के लिए ट्रिपल टेस्ट की कला यानी कि स्किल सिखाती है। इस कला को अपनाने से हम हमारे रिश्तों में आती गलतफहमियां यानी कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स को रोक सकेंगे और सुनी सुनाई बातों पर विश्वास ना करके हम हमारे रिश्तों में बसी अच्छाइयों को देख सकेंगे, उसे समझ सकेंगे और टूटते रिश्तों को बचा सकेंगे। आज की दोनों कहानियां हमें हमारी जिंदगी को, हमारे रिश्तों को और सबसे अहम खुद को और अच्छा बनाने में मदद करेंगी। आइए हम इन कहानियों पर गौर करें और इससे मिलती नसीहत पर आज से ही अमल करें। या अली मदद। आज मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि आपके साथ मैं इस कोविड-19 वैक्सीन के बारे में डिस्कशन करूंगा और आपके मन में जो भी सवालात है उनको जवाब देने की कोशिश करूंगा। सबसे पहली बात कि इस वैक्सीन को मैंने पहले ही दिन लिया था और शुक्र है कि इसका मुझे कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। सबसे ज़रूरी है कि आपको वैक्सीन लेना है। अगर आपको इसके बारे में कुछ जानकारी चाहिए या कुछ हेल्प चाहिए तो आप हेल्थ बोर्ड की सहायता ले सकते हैं, और अगर आपके मन में कुछ डाउट्स है तो मोस्टली ये सेशन द्वारा हम कोशिश करेंगे कि हम इसको दूर करें। तो शुरुआत करते हैं हम पहले सवाल से। पहला सवाल है कि इज़ इट नेसेसरी टू टेक द वैक्सीन, स्पेशली जब अब केसेस कम हो रहे हैं। आर ऑल द ट्रायल्स डन? हाउ कैन वी ट्रस्ट वैक्सीन्स डेवलप्ड सो क्विकली? अभी मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो पैंडेमिक है, ये आई थिंक कई सालों बाद इस तरह का पैंडेमिक देखने में आया है जहां इतने पूरे दुनिया में इतने लोगों की जान खतरे में है और इसकी वजह से कई मौत हुई है। तो इसीलिए ऐसे वक्त पे हमें गवर्नमेंट और हमारे साइंटिस्ट का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि
इन 9 मंथ्स के अंदर उन्होंने वैक्सीन डेवलप किया है जो आपको 100% शायद प्रोटेक्ट नहीं करे, बट अराउंड 70 to 90% प्रोटेक्शन देता है, जिससे आपको कोरोना हो ऐसा ज़रूरी हो सकता है, लेकिन आपको क्रिटिकल बीमारी जिससे मौत का खतरा हो उसके चांसेस 100% कम हो सकते हैं। लेकिन इस वैक्सीन से 70 to 90% प्रोटेक्शन मिलता है। पहले डोज के बाद आपकी जो नेचुरल इम्यूनिटी है वो स्टिम्युलेट होती है, और सेकेंड डोज जो 28 दिन के बाद आपको देने में आएगा, उसके 2 हफ्ते बाद आपके बॉडीज में एंटीबॉडीज़ आते हैं जिसके द्वारा आपकी बॉडी इस बीमारी से लड़ सकती है। अगर खुदा न करे वैक्सीन के बाद सेकेंड डोज के बाद आपको कोरोना होता है तो वो बहुत ही माइल्ड एसिम्प्टोमेटिक होता है और आपका क्रिटिकल होने के चांसेस बहुत कम है। तो पैंडेमिक में वैक्सीन लेने का मकसद ये है कि हम एक हर्ड इम्यूनिटी डेवलप करें। अब आप सोचेंगे हर्ड इम्यूनिटी क्या होता है? हर्ड इम्यूनिटी होता है कि जब ऑलमोस्ट 60 to 70% जो हमारा पॉपुलेशन है उसको इस बीमारी से अफेक्ट होना चाहिए, जिसकी वजह से दूसरों को ये बीमारी ना होगी और ये बीमारी जड़ से जा सकती है। लेकिन हम इसका वेट नहीं कर सकते क्योंकि इंडिया का पॉपुलेशन इतना बड़ा है। अगर आप 60% को इन्फेक्ट होने के लिए वेट करेंगे, कई लोगों की जान जा सकती है, कई लोगों को कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है। इसलिए ऐसे वक्त में वैक्सीन का रोल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और हमें खुश होना चाहिए कि इंडिया में विद इन 9 मंथ्स इस वैक्सीन का डेवलपमेंट हुआ है। और इस वैक्सीन के बारे में पूरा रिसर्च जो हमारे साइंटिस्ट है वो सिर्फ इंडिया में नहीं, ग्लोबली भी इसके बारे में उन्होंने जानकारी ली है, और ये लेने के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने परमिशन दिया है कि आप ये वैक्सीन रोल आउट कर सकते हैं। उन्होंने डेटा स्टडी किया है और डेटा स्टडी करने के बाद ड्यू टू दिस पैंडेमिक इस वैक्सीन को इमरजेंसी यूज़ के लिए उन्होंने सहमति दी है। तो हमारे मन में इस दौरान कोई हिचक होनी नहीं चाहिए वैक्सीन लेने के लिए। इनफैक्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है वैक्सीन लेना, क्योंकि इन अ पैंडेमिक वैक्सीन सिर्फ आपकी सेफ्टी के लिए नहीं है बट आपके फैमिली और आपके कम्युनिटी की जान बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए आपके पास पर्सनल चॉइस अभी नहीं है, जब ये पैंडेमिक चला जाएगा तब आपके पास ऑप्शन है लेना नहीं लेना, बट इस वक्त पैंडेमिक में आपको आपकी फैमिली और आपकी जमात और अपनी कम्युनिटी की जान बचाने के लिए इस वैक्सीन को लेना बहुत बहुत ज़रूरी है। जो दूसरा सवाल है वो है कि हमें कैसे पता चलेगा कि वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन की शुरुआत हो चुकी है और हमें वैक्सीन के बारे में रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। अब ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वैक्सीन जो है ये टोटली गवर्नमेंट के माध्यम से हमें देने में आता है। इसमें प्राइवेट हॉस्पिटल्स को अभी तक मंजूरी दी नहीं गई है वैक्सीनेशन के लिए, बट जब भी मंजूरी देने में आएगी तब प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी इसमें शामिल होंगे। बट गवर्नमेंट के थ्रू जो अभी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हो रहा है वो एक ऐप के माध्यम से हो रहा है और वो ऐप का नाम है कोविन ऐप। मैं आपको थोड़ा कोविन ऐप के बारे में जानकारी देना चाहूँगा, क्योंकि जो हमें क्वेश्चंस आए हैं इससे हमें महसूस हो रहा है कि इसके बारे में काफ़ी कन्फ्यूजन है और इसको समझना बहुत ज़रूरी है। अब जो कोविन है वो एक ऐप है सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू, जिसके अंडर हमें रजिस्टर करना है। ये जो इनिशिएटिव है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है और इसके ऊपर हमारा रजिस्ट्रेशन होना बहुत ज़रूरी है अगर हमें वैक्सीनेशन लेना है तो। बट लेट मी बी वेरी क्लियर, अभी ये जो ऐप है वो फुली फंक्शनल नहीं है, इसलिए आप प्लीज़ ऐप डाउनलोड करके आपको शायद इस वक्त रजिस्ट्रेशन आप नहीं कर पाएँ तो आप प्लीज़ वेट करिए जब तक गवर्नमेंट की तरफ से हमें इन्फॉर्मेशन नहीं आती है, तब तक हम इसके ऊपर रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे। और ऐप डाउनलोड करने के बाद जब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की शुरुआत होती है उसी वक्त हमें रजिस्ट्रेशन करना है, और कोई कारण से रजिस्ट्रेशन करने के बावजूद अगर आपका नाम रिफ्लेक्ट नहीं होता है तो प्लीज़ पैनिक मत कीजिए। आप हेल्थ बोर्ड या हेल्पलाइन का संपर्क कर सकते हैं आपको अगर जानकारी चाहिए तो, और बीएमसी के थ्रू आप वापस रजिस्टर करके आप वैक्सीनेशन ले सकते हैं। लेकिन अगर आपका नाम उस ऐप में रजिस्टर्ड नहीं है तो आपको गवर्नमेंट के थ्रू वैक्सीनेशन के लिए एलिजिबल नहीं माना जाएगा, इवन दो अगर आप वो क्राइटेरिया में फिट होते हैं। इसलिए बहुत ही ज़रूरी है कि हमें इस ऐप के ऊपर रजिस्ट्रेशन करना है,
जिसके बाद गवर्नमेंट आपको कांटेक्ट करेगी कि आपका वैक्सीनेशन डेट और जगह कौन सी है, और उस बेसिस पे फिर आपको जाके वैक्सीनेशन करना है। बिकॉज एंड में आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा वो कोविन ऐप के थ्रू, सेइंग दैट आपने दोनों डोज लिए हैं एंड यू हैव बीन वैक्सीनेटेड। और ये वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट अगर आप कहीं ट्रैवल करते हैं या किसी और कारण के लिए, इसका यूज़फुलनेस बहुत ज़्यादा है, और ये शायद आपके आधार कार्ड के साथ भी लिंक होगा फॉर योर सेफ्टी। तो प्लीज़ प्रोसेस फॉलो कीजिए और इंशाल्लाह आपको वैक्सीनेशन सही वक्त पर सही जगह पे देने में। अगला सवाल है कि कौन से ग्रुप को पहले वैक्सीनेशन देने में आएगा, और क्या टीचर्स को स्कूल रीओपन होने से पहले वैक्सीनेशन मिलेगा। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट हैज़ प्रायोरिटाइज्ड कि पहले किसे वैक्सीनेशन देने में आएगा। इसके अंदर जो सबसे हाई रिस्क है, जिसको कोविड होने का खतरा सबसे ज़्यादा है, जैसे कि डॉक्टर्स, नर्सेज और हॉस्पिटल के जो कर्मचारी है, उनको फर्स्ट फेज़ में वैक्सीनेशन देने में आएगा। इसके बाद जो तुम्हारे अपने जो एसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्ट सर्विसेज है, एम्बुलेंस है और पुलिस कर्मचारी है, इन सबको सेकेंड फेज़ में वैक्सीनेशन देने में आएगा। इसके बाद जो 50 साल से ज़्यादा की उम्र के व्यक्ति है, या तो जिनकी उम्र थोड़ी कम है लेकिन जिनको ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, कैंसर, अस्थमा इस तरह की बीमारी है, इनको प्रायोरिटाइज करने में आएगा थर्ड फेज़ में। और इसके बाद जो हमारी यंग जमात है, जिसको कोई कोमॉर्बिडिटीज़ या कोई बीमारी नहीं है, इनको लास्ट फेज़ में इंजेक्शन देने में आएगा। 18 साल से नीचे के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन अभी तक सेफ्टी प्रोफाइल है नहीं, इसलिए वो एलिजिबल नहीं है वैक्सीनेशन के लिए। और जो ज़्यादा बुज़ुर्ग है 80 एंड अबव, उनको अपनी डॉक्टर से सलाह लेने के बाद वैक्सीनेशन के लिए जाना चाहिए। Will the Jamaat get the vaccination from Jamaat Khana or Health Board? તો આ બાબતે હું સ્પષ્ટતા કરવા ઈચ્છું છું કે આ રસી વેક્સિન ફક્ત ને ફક્ત સરકાર દ્વારા પ્રોવાઈડ કરવામાં આવશે। હેલ્થ બોર્ડ દ્વારા આ વેક્સિન મળવાની શક્યતા હાલમાં નથી। Are the vaccines effective? Does it really give you immunity against COVID-19? Does it give protection against mild and serious disease? તો આ બાબતે હું એવું કહેવા ઈચ્છું છું કે કોવિડ વેક્સિન તો ઇમ્યુનિટી આપે જ છે, અને 70 થી 90% લોકોને તો માઇલ્ડ ડિઝીઝ થી પણ ઇમ્યુનિટી મળી જાય છે, પણ 100% લોકોને ગંભીર બીમારી અથવા મૃત્યુથી બચાવી શકાય છે ફક્ત ને ફક્ત વેક્સિનેશનથી। ये वैक्सीनेशन जो अभी गवर्नमेंट ने सैंक्शन किया है, इसका पूरा सेफ्टी प्रोफाइल देखने में आया है। ये वैक्सीन डेफिनेटली इफ़ेक्टिव है, जो आपको बीमारी से बचाएंगे, लेकिन 100% प्रोटेक्शन ये आपको कोविड से नहीं दे सकते। खुदा ना खास्ता इससे कोविड होता भी है तो एकदम ही माइल्ड फॉर्म में होता है, मामूली बुखार आता है और आप ठीक हो जाते हैं, लेकिन क्रिटिकल इलनेस और डेथ से डेफिनेटली ये वैक्सीन आपको प्रोटेक्ट करता है। इसलिए ये वैक्सीन लेना बहुत ज़रूरी है। इस वक्त हमारे लिए कौन सा वैक्सीन ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, जो भी वैक्सीन गवर्नमेंट के थ्रू आपको अवेलेबल है उस वैक्सीन को हमें लेना है, सो दैट हम अपने आप को बचा सकते हैं, हमारे फैमिली को और कम्युनिटी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ये वैक्सीन टोटली सेफ़ है। अभी लाखों लोगों ने लिया है, नॉट ओनली हियर, ऑल ओवर द वर्ल्ड, और नेग्लिजिबल केसेस है जो हमें देखने में आया है। आपको रूमर्स आएंगे कि वैक्सीन रिलेटेड डेथ हुए हैं, लेकिन अभी तक जो भी स्टडीज़ हुई है उसमें क्लियर कट एविडेंस वैक्सीन की वजह से किसको डेथ हुआ है ये अभी तक साइंटिस्ट ने प्रूव नहीं किया है, न तो इसमें कुछ क्लियर लिंक देखने में आता है। तो प्लीज़ हमें इस अफवाहों में नहीं जाना है। हमें जो भी वैक्सीन मिलता है उसका सेफ्टी प्रोफाइल आपके हेल्थ कंडीशन को ध्यान में रखते हुए आपके डॉक्टर से सलाह लेकर आपको ये वैक्सीन लेना चाहिए। अगला सवाल है कि जो 2 तरह के वैक्सीन अवेलेबल है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, इसमें से कौन सा बेहतर है हमारे लिए और कौन सा हमें लेना चाहिए। कोविशील्ड जो है ये ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका का वैक्सीन है। कोवैक्सीन जो है ये भारत बायोटेक का वैक्सीन है। कोवैक्सीन ये फ़ेज़ 2 में है, यानी इसके बारे में सेफ्टी क्लियरली अभी तक हमारे पास डॉक्यूमेंटेड नहीं है,
तो इसीलिए गवर्नमेंट ने इसको इमरजेंसी मोड में क्लियरेंस दिया है। कोविशील्ड है वो फेज़ 3 क्लियर कर चुका है और इस वजह से उसका सेफ्टी प्रोफाइल थोड़ा ज़्यादा बेटर है और वो ग्लोबली अवेलेबल है। तो अगर आप कोवैक्सीन आपको देने में आता है तो आपके पास एक कंसेंट फॉर्म साइन करते हैं कि आप अपनी मर्ज़ी से ले रहे हैं, ये क्लिनिकल ट्रायल मोड में है और शायद 1 साल तक वो आपसे जानकारी लेंगे कि आपको कोई साइड इफ़ेक्ट्स हुआ है कि नहीं। जबकि कोविशील्ड फेज़ 3 क्लियर कर चुका है और इसमें कोई तरह का कंसेंट की ज़रूरत नहीं है। 90% केसेस में सबको कोविशील्ड देने में आता है, 10% में जो गवर्नमेंट सेंटर्स हैं वहाँ कोवैक्सीन देने में आता है। तो हमें जो भी वैक्सीन मिलती है, जो सेंटर में हम जाते हैं उस वैक्सीन को हमें लेना है, लेकिन लेने से पहले आप जब जो भी सेंटर में जाएंगे वहाँ डॉक्टर्स अवेलेबल होते हैं, उनके साथ आपका हेल्थ कंडीशंस और अगर आपको कुछ एलर्जीज़ या आपको बीमारी है तो इसके बारे में प्लीज़ उनके साथ डिस्कस कीजिए और वो आपको बताएंगे कौन सा वैक्सीन आपको वहाँ देने में आएगा। और वो डिस्कस करने के बाद अगर वो कहते हैं ये आपके लिए सेफ़ है तो आपको वो वैक्सीन लेना है। अगला सवाल ये है कि क्या ये वैक्सीन सेफ़ है, क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वैक्सीन लेने के बाद, इसके वजह से जो बुखार और दर्द होता है क्या इसके बारे में हमें कुछ प्रॉब्लम या कुछ तकलीफ़ हो सकती है। तो ये वैक्सीन टोटली सेफ़ है। आप एक बार इस वैक्सीन को लेंगे तो हाफ एन आवर के लिए जो भी आप सेंटर में जाएंगे वहाँ पे आपको एक अलग कमरे में बिठाने में आएगा और हाफ एन आवर के लिए आपको ऑब्ज़र्व करेंगे कि आपको कोई एलर्जिक रिएक्शन या कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो रहा है कि नहीं। और अगर हाफ एन आवर के बाद आप अच्छे हैं, आपका ब्लड प्रेशर वगैरह नॉर्मल है तो आप घर जा सकते हैं। नॉर्मली जो साइड इफ़ेक्ट्स है वो 12 घंटे के बाद मोस्टली देखने में आते हैं। ये सबको हो ये ज़रूरी नहीं है, मेजॉरिटी को कुछ तकलीफ़ नहीं होती है, बट कई लोगों को जो हमने देखा है उनको मामूली बुखार, सर दर्द, वॉमिटिंग सेंसेशन है, बदन दर्द है और कमज़ोरी बहुत महसूस होती है। ये सिम्टम्स 24 to 48 आवर्स रहते हैं और नॉर्मल पैरासीटामोल टैबलेट से ये ठीक हो जाते हैं और 2 दिन में आप एकदम ठीक हो जाएंगे। किसी किसी को अगर एलर्जी ज़्यादा होती है या किसी तरह का गंभीर रिएक्शन होता है, जैसे गले में गांठ आ जाना, बुखार कम नहीं होना या वॉमिटिंग कम नहीं होना, तो इमीडिएटली आप हेल्पलाइन या आपके डॉक्टर का संपर्क करें। तो जो वैक्सीनेशन आपने जो सेंटर में लिया है वहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपके सिम्टम्स या जो साइड इफ़ेक्ट्स है वो क्लियर नहीं हो रहे हैं, या तो आपके जो नज़दीकी डॉक्टर है या फैमिली डॉक्टर है या हेल्पलाइन की सहायता ले सकते हैं अगर आपके जो साइड इफ़ेक्ट्स है वो कम नहीं हुए। बट मोर देन 90% केसेस में ये साइड इफ़ेक्ट्स 2 दिन में ठीक हो जाते हैं और सिर्फ एक पैरासीटामोल की टैबलेट से ही सब प्रॉब्लम ठीक हो जाता है और आप आपके नॉर्मल एक्टिविटीज़ पे जा सकते हैं। Should we take the vaccine if we have recovered from symptomatic or non-symptomatic COVID-19? આ બાબતે હું ખાસ ચોખવટ કરવા ઈચ્છું છું કે કોવિડ જેમને થઈ ગયું હોય તેમની અંદર કોવિડની જે રોગ પ્રતિકારક શક્તિ જે એન્ટીબોડીઝ છે તે કદાચ લાંબુ નથી ટકતા, 2 મહિના કે 3 મહિના જ ટકે છે, તેથી તેમને વેક્સિનેશન લેવું જોઈએ જેથી આ મહામારી વિરુદ્ધમાં તેમને લાંબા સમય સુધી રક્ષણ મળી શકે અને તેઓ બીજાને પણ ઇન્ફેક્શન ન લગાડે। क्या बुज़ुर्ग जिसे ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ है वो ये वैक्सीन ले सकते हैं? 50 साल के ऊपर या 50 साल के नीचे जिनको भी कोमॉर्बिडिटीज़ है जैसे ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, अस्थमा, इनको वैक्सीन लेना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप हाई रिस्क केसेस में आते हैं, आपका इम्यूनिटी लो है और आपको कोविड होने के चांसेस ज़्यादा है। इसलिए आपके लिए वैक्सीन लेना बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन लेने से पहले आपके फैमिली डॉक्टर से आप कंसल्ट कर लीजिए और एक बार उनसे आपको मिलता है कि आप फिट है लेने के लिए तो डेफिनेटली आपको ये वैक्सीनेशन लेना चाहिए। मेरी उम्र 72 इयर्स की है। 2 साल पहले मैंने कीमोथेरेपी लिया था और मुझे कैंसर की बीमारी है। मुझे ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ और प्रोस्टेट का भी प्रॉब्लम है। माय वाइफ इज़ 70 इयर्स और वो भी ब्रेस्ट कैंसर का ट्रीटमेंट ले रही है। तो आपका इन लोगों के बारे में
वैक्सीन का क्या एडवाइस है। अगर आपको कैंसर है और आपका कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी चालू है तो ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है बताने के लिए एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कि आपको वैक्सीन लेना है कि नहीं। आइडियली आपको वैक्सीन लेना चाहिए, लेकिन आपके ट्रीटमेंट को ध्यान में रखते हुए एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आपके ऑन्कोलॉजिस्ट विल बी इन अ बेटर पोजीशन बताने के लिए वेदर आपको वैक्सीन अभी लेना है या कुछ वक्त के बाद। तो प्लीज़ आप ये इंश्योर करिए आपके ऑन्कोलॉजिस्ट के साथ, एंड देन आप डिसीजन ले सकते हैं फॉर दी वैक्सीनेशन। शू एस्पिरिन ब्लड थिनर है, और दूसरी जो खून पतले करने की जो मेडिसिन देने में आती है, क्या उन व्यक्तियों को ये वैक्सीन देना चाहिए। अब ये बहुत ही अच्छा सवाल है और इसके बारे में थोड़ा मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। एस्पिरिन और क्लोपिडोग्रेल ये दो दवाई है जो खास करके हार्ट के जो पेशेंट्स होते हैं उनको हम देते हैं ताकि आपका खून पतला रहे और ज़्यादा ब्लॉकेजेस के चांसेस ना हो। और एंटीकोएगुलेंट ये एक ऐसी दवाई है कि जिनका खून बहुत ही गाढ़ा है और उसको डिज़ोल्व करने के लिए हम ये दवाई देते हैं। खास करके जो कंडीशन होती है जैसे कि कैंसर है या तो पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म है या तो आपके आर्टरीज में ऑलरेडी जिधर क्लॉट्स है उसको डिज़ोल्व करने के लिए ये एंटीकोएगुलेंट्स देने में आता है। एस्पिरिन और क्लोपिलेट है ये प्रिवेंशन के लिए है, और ये एंटीकोएगुलेंट्स जो है वो एक्टिव ट्रीटमेंट है कि उस वक्त आपका इलाज होना चाहिए जाकि आपके जो क्लॉट्स है वो डिज़ोल्व हो सके। तो जो एस्पिरिन और क्लोपिडोग्रेल पे है उनको ये वैक्सीन लेना सेफ़ है, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो एंटीकोएगुलेंट्स पे है जैसे कि इंजेक्शन आपके पेट में देते हैं या किसी तरह की दवाई जिसका नाम वॉरफेरिन है या दूसरी तरह की दवाई जो एंटीकोएगुलेंट में आती है, उसका मतलब अभी आप एक्टिव ट्रीटमेंट में हो क्लॉट्स डिज़ोल्व करने के लिए, तो ऐसे व्यक्तियों को ये वैक्सीन अवॉइड करना है जब तक आप ये दवाइयों पे हो। इसलिए आपको ये इंश्योर करना है आपके डॉक्टर के पास कि आप एंटीकोएगुलेंट्स पे है या ब्लड थिनर्स जैसे कि एस्पिरिन और क्लोपिलेट पे है, और ये क्लैरिफाई करने के बाद ही आपको ये वैक्सीन लेना है। इकोस्प्रिन और क्लोपिलेट पे लेने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एंटीकोएगुलेंट्स के ऊपर जो व्यक्ति है उनको ये वैक्सीन हम उस वक्त नहीं दे सकते। तो प्लीज़ ये आप क्लैरिफाई कीजिए आपके डॉक्टर्स के साथ और उसके बाद ही वैक्सीनेशन का डिसीजन लीजिए। अगला सवाल जो है वो, क्या प्रेग्नेंट या गर्भवती महिला है और जो बच्चों को दूध पिलाते हैं क्या उन्हें ये वैक्सीन देना चाहिए और क्या ये वैक्सीन उनके लिए सेफ़ है। एट प्रेजेंट जो भी वैक्सीनेशन का डेटा अवेलेबल है उसमें प्रेग्नेंट और गर्भवती महिलाओं के प्रति कोई डेटा अवेलेबल नहीं है, और जो दूध पिलाते हैं उनके लिए भी, उन माताओं के लिए भी वैक्सीनेशन डेटा अवेलेबल नहीं है। इसलिए एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम गर्भवती जो लेडीज़ है उनके लिए वैक्सीन गवर्नमेंट प्रोवाइड नहीं कर रही है, तो इसलिए उनको वैक्सीनेशन देने में नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे एलर्जी का प्रॉब्लम है और ख़ास करके गर्मी और सर्दियों में मुझे सर्दी और खांसी होती है। क्या मुझे कोविड-19 का वैक्सीन लेना चाहिए जब मेरी बारी आती है। जैसे मैंने आपको बताया ये मामूली एलर्जी है तो वैक्सीन लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आपको सीवियर तरह की एलर्जी है तो प्लीज़ आप इंश्योर करिए आपके डॉक्टर्स या जो सेंटर पे आप वैक्सीन लेने जाएंगे, बिकॉज ये वैक्सीन की वजह से भी कभी कभी एलर्जी हो सकती है उनके अलग अलग कंपोनेंट की वजह से। इसलिए आपकी जिस तरह की एलर्जी है सीवियर, या पहले कभी आपको वैक्सीनेशन के बाद एलर्जी रिएक्शन हुआ है या कोई इंजेक्शन लेने के बाद रिएक्शन हुआ है, तो प्लीज़ ये कितना सीवियर था ये क्लैरिफाई करने के बाद जो आप सेंटर में वैक्सीनेशन के लिए जाते हैं, बिकॉज आपको पता नहीं है कौन सा वैक्सीन आपको देने में आएगा, तो आपकी एलर्जी हिस्ट्री है वहाँ के आपके डॉक्टर को बताना बहुत ही ज़रूरी है, जिसके बेसिस पे वो आपको बताएंगे वेदर आप वो वैक्सीन के लिए एलिजिबल है एंड वेदर इट इज़ सेफ़ फॉर यू वो वैक्सीन लेने के लिए। अगर हमें कोविड-19 हुआ है और उससे हम रिकवर हुए हैं तो क्या हमें ये वैक्सीन लेना चाहिए? ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि कोविड-19 की वजह से आपको जो इम्यूनिटी मिलती है
जो देखने में आया है वो मैक्सिमम जो बताने में आया है वो 3 महीना या मैक्सिमम 6 महीने तक रहती है, और वो भी हमें पता नहीं है किस तरह की इम्यूनिटी अवेलेबल है। हम कोई चेकअप नहीं करते जिससे हमें पता चल सके कि आपको वो इम्यूनिटी है कि नहीं। बट वैक्सीनेशन देने के बाद क्या होता है कि आपकी नेचुरल इम्यूनिटी वो वैक्सीन से स्टिम्युलेट होती है, जो आपको वो बीमारी से बचाती है। सेकेंड डोज के बाद आपके बॉडीज़ में न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज़ आती है, जो आपको ये बीमारी से बचाते हैं। इसलिए अगर आपको कोविड हुआ भी है तो आपके लिए ये वैक्सीन लेना बहुत ज़रूरी है। खाली अगर आपको कोविड एक्टिव है या तो कोविड के सिम्टम्स है तो उस वक्त आपको वैक्सीन नहीं लेना है। कोविड ठीक होने के 4 हफ्ते के बाद आप वो वैक्सीन ले सकते हैं और आपको ज़रूर वो वैक्सीन लेना चाहिए। Once I have been vaccinated against coronavirus, do I still need to wear a mask or am I exempt from lockdown restrictions? તો આ બાબતે હું ખાસ ચોખવટ કરું છું કે કોરોના વાયરસનું વેક્સિનેશન આવવાથી COVID-19 મહામારી ક્યાંય ગાયબ થયેલ નથી. હજી પણ કોવિડનું ઇન્ફેક્શન લાગવાનું જોખમ છે. વળી આ વેક્સિન લીધા પછી આ ઇમ્યુનિટી બનતા મહિનોથી 1.5 મહિનો સમય લાગે છે. તો તે દરમિયાન પણ અને પછી પણ માસ્ક પહેરતા રહેવું, સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગ મેન્ટેન કરવું અને હેન્ડ સેનિટાઇઝેશન અને સોશિયલ ગેધરિંગ્સથી ખાસ દૂર રહેવું તે જમાત માટે સલાહભર્યું છે, હિતાવહ છે. तो ये हमारा आखिरी सवाल था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी जो भी क्वेश्चंस थे या आपके जो भी मन में डाउट्स थे, ये सेशन के द्वारा सब क्लियर हुए होंगे। इसके बावजूद अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, कोई भी डाउट्स है, तो हेल्थ बोर्ड की टीम हेल्पलाइन अवेलेबल है। आप कभी भी उनका संपर्क कर सकते हैं ये जानकारी लेने के लिए। एंड आई विश ऑल द बेस्ट एंड लेट्स होप कि हम सब वैक्सीनेट हो जाए ताकि हम इस पैंडेमिक से बच सके। याली मदद।